Dear students, hello. You are once again welcome to this online study of steel structure. तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टील बीम्स। तो आपको पता है कि बीम क्या चीज होती है। बेसिकली आपने आरसीसी में भी बीम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी तरह से ही स्टील के अंदर भी जो बीम होते हैं वो भी उसी तरह से स्ट्रेट मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर स्टील के। तो उसको हम स्ट्रेट अगर फॉर्म में है तो उसको हम बीम कह देते हैं, और अगर यही हमारा मेंबर अगर वर्टिकल हो तो उसको हमने कॉलम कहा था। तो बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर यूजुअली स्ट्रेट एंड सब्जेक्टेड टू द ट्रांसवर्स लोड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। तो जो ये ट्रांसवर्स लोड है इसकी वजह से इस बीम के अंदर शियर फोर्स और इसमें बेंडिंग मूवमेंट भी पैदा हो जाती है। तो जब उस बीम का सेल्फ वेट और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल लोड लगता है तो उसकी वजह से उस बीम के अंदर कंप्रेसिव और एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेस भी उसके पूरे सेक्शन में पैदा हो जाती है। तो इन बीम्स को हम फ्लेक्सुरल मेंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सुरल मेंबर्स वही होते हैं जिसके अंदर की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों पैदा होती हैं। उन मेंबर्स को फ्लेक्सुरल मेंबर्स भी बोलते हैं। तो जो बीम आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसको हम अलग अलग नाम से भी इसको हम पुकार सकते हैं, इसका अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे कभी इसको हम जॉइस्ट कह देते हैं, कभी इसको लिंटल कह देते हैं, कभी इसको पर्लिन कह देते हैं, कभी इसको राफ्टर कह देते हैं। और जो अगर हमारा जो बीम है इफ इट इज ए बिल्ट अप सेक्शन, जैसे हमने कॉलम में पढ़ा, स्ट्रट्स में पढ़ा, तो उसके अंदर हमने बिल्ट अप सेक्शन बनाए थे। तो उसी तरह से अगर हमारा बीम अगर बिल्ट अप सेक्शन है तो उसको हम प्लेट गर्डर बोलते हैं। तो बीम के लिए हम डिफरेंट सेक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको दिखाया गया है। जैसे हमारा आई सेक्शन है, वाइड फ्लेंज आई सेक्शन है, चैनल, एंगल, टी, फ्लैट और स्क्वायर सेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। राउंड सेक्शन की बार्स भी होती हैं, उनका भी हम इसके अंदर एज ए बीम हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो पीछे आपको बताया था प्लेट गर्डर, वो भी एक उसका बिल्ट अप फॉर्म है जिसके अंदर की अगर हमारा लोड बहुत ज्यादा हो और उसके अंदर अगर हमारे पास कोई रोल सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पर उसको लोड को बियर करने के लिए हम प्लेट गर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपने रेलवेज के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे पुराने टाइम में बने हुए, तो उसके अंदर सभी वो जो हमारे सेक्शंस हैं वो सब प्लेट गर्डर से बनाए हुए हैं। अब हमारा जो ये बीम है इसके अंदर जैसे लोड लगता है बीम के ऊपर तो उसके अंदर बेंडिंग आती है। तो वो उस बेंडिंग के लिए एक थ्योरम बनाई गई है। तो उस बेंडिंग की थ्योरम को बनाते वक्त हमने कुछ अजम्पशंस को माना है कि अगर ये अजम्पशंस अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो ही ये हमारी थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो उस थ्योरम की जो हमारे पास अजम्पशंस हैं थ्योरम को बनाते वक्त हमने जिन चीजों को अज्यूम किया है, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो बीम का मटेरियल होगा, जिस मटेरियल से बीम बना होगा हमारा, वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। और जो उस मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है वो उसकी वैल्यू कंप्रेशन में और टेंशन में भी बराबर होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए बिल्कुल। और जो सेक्शन विच ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर बेंडिंग, मतलब जो हमारा बीम प्लेन है, जिस टाइम सीधा बीम है जिस पर लोड नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइम पर भी जो उसका सेक्शन है वो उस टाइम पर प्लेन था। तो लोड लगने के बाद भी, बेंडिंग के बाद भी इट शुड रिमेन प्लेन। तो जो बीम के जो इनिशियल स्टेट, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स बेंड इन द सर्कुलर आर्क। तो उसकी पूरी की पूरी जो बीम है हमारी, इसको हम कंसीडर करते हैं कि इट इज मेड ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। तो जब उस पर लोड लगेगा तो वो सभी के सभी एक ही जैसे सर्कल में बेंड होंगे, और उसका रेडियस वो कर्वेचर बनेगा जब उस पर लोड लगेगा। तो इट हैज ए वेरी लार्ज डायमेंशन, बहुत बड़ी डायमेंशन है जिसको कि हम कंसीडर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जो ईच लेयर है बीम की,
इट इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन जो लेयर्स है बीम की उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जो लेयर्स बीम की हैं वो दे आर फ्री टू एक्सपेंड और फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बेंडिंग थ्योरम की बदौलत हमने एक ये बेंडिंग इक्वेशन बनाई है। तो ये आपने पीछे आरसीसी में भी पढ़ी होगी, ये आपने पहले स्ट्रक्चरल जो हमारा था सब्जेक्ट था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स उसमें भी आपने पढ़ी होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो ये बेंडिंग इक्वेशन जैसे लिखा है एम और आई इज इक्वल टू एफ और आर इज इक्वल टू ई और आर। तो एम इज फॉर बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड यूनिट इज न्यूटन। उसके बाद आई आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। उसके बाद एफ है जिसको बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो बीम पे लगेगा तो उसके अंदर किसी पोर्शन में किसी फाइबर में कंप्रेशन आएगी, किसी में टेंशन आएगी, तो उसको सिग्मा बीसी और सिग्मा बीटी से डिनोट करते हैं। y जो है इट इज अ डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। हम जिस भी फाइबर को कंसीडर करते हैं उस फाइबर का उसके न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो कई जगह पर y मैक्स लिखा होगा, तो y मैक्स का मतलब यह है कि एक्सट्रीम फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का मैक्सिमम डिस्टेंस। E is for Young's modulus of elasticity and its unit is Newton per mm square and R is the radius of curvature। radius of curvature में जब बीम हमारी बेंड होती है तो अगर उस बीम को अगर हम किसी एक सर्कल का पार्ट माने तो जो सर्कल का जो रेडियस बनेगा वो रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जनरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन है एम और आई इज इक्वल टू एफ और वाई, तो इसके अंदर यही हम दो पोर्शन इसमें मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम अगर ये चार इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर यूनिट्स हैं एम आई एफ वाई, तो अगर हमें इनमें से किसी भी तीन की वैल्यू पता हो तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या जैसे एम इज इक्वल टू एफ इंटू आई बाई वाई, तो जो आई बाई वाई होता है वो होता है हमारा सेक्शन मॉडुलस। तो इसके अंदर अगर हम सेक्शन मॉडुलस को अगर स्ट्रेस से गुणा कर दें तो भी हमें बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग उस मोमेंट ऑफ इसका बेंडिंग मोमेंट इसका या मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। तो अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म जो अभी पीछे आई हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसको भी कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई यू डिफाइन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स मतलब वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ मोमेंट, दो बार मोमेंट लिया हमने एरिया का, स्मॉल एरिया element constituting the section about any axis passing through the center of gravity of the section, so that will give you the moment of inertia। तो हमने इसके अंदर क्या किया, we have taken the moment of a small area। तो जो स्मॉल डेल्टा ए जैसे लिखा है इसके अंदर डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई वाई स्केयर। वाई स्केयर का मतलब उसका हमने डिस्टेंस लिया है आई एक्स एक्स मतलब जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट इट्स एक्स एक्सिस। तो उसके अंदर हमने ए वाई मूवमेंट हो गया, उसका फिर दोबारा से हमने मूवमेंट लिया उसी के अबाउट, तो इट बिकम्स ए वाई स्क्वायर। तो इन द सेम वे इफ वी टेक आई वाई वाई, तो आई वाई वाई इज द सेम सिग्मा ए इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब सिग्मा ए इंटू एक्स मूवमेंट एंड अगेन इफ वी टेक इट्स मूवमेंट मतलब ए एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेक्शंस के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो जो रेक्टेंगुलर का सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपको पता है बीडी क्यूब बटे 12, और सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 इंटू डी की 4। तो इसके अंदर इसकी जो यूनिट होती है इट कैन बी टेकन इन एमएम की 4, सीएम की 4, मीटर की 4। तो हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर टर्म जो पीछे आई है बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट भी जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है, बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज इक्वल टू द algebraic sum of moments of all the vertical forces about that section taken on either side of the section। तो हम किसी भी बीम के अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी भी सेक्शन पे ये निकालना चाहेंगे भाई यहाँ पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, तो उसके लेफ्ट या राइट के अंदर जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं अगर हम उन सभी फोर्सेस का अगर मोमेंट ले ले और उनको सम कर दे एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब यह है कि जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उनको अलग अलग लेकर उनका अगर हम सम निकाल दें तो जो सम होगा दैट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट और एट दैट सेक्शन।
इसी तरह से हम shear फोर्स भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो shear फोर्स भी वही होती है, इट इज द algebraic sum of all the vertical forces taken about that section on either side of the section. तो shear फोर्स के अंदर सिर्फ हम दोनों सेक्शन के लेफ्ट और राइट के अंदर जो भी फोर्सेस लगी हुई हैं उनका अगर हम algebraic sum करें तो that will give you the shear force at that section. तो इसके अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं, तो हमारे पास जो नेट वहां पर फोर्स बचेगी सेक्शन के लेफ्ट के राइट में, तो दैट विल गिव यू द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन. इसी तरह से हमारी नेक्स्ट टर्म है बेंडिंग स्ट्रेसेस. तो जब हम किसी भी बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो उस बीम के अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट पैदा होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा, पिछले पॉइंट में पढ़ा है. तो उन फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा जो बीम है उसके अंदर उसको रेसिस्ट करने के लिए उसमें जो स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, तो उसके अंदर जो रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेसेस पैदा होती है बीम के अंदर, उन स्ट्रेसेस को हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं. तो मतलब इट इज ए टाइप ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम सेक्शन. तो वो जो स्ट्रेसेस है हमारी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकती है. हमारी नेक्स्ट टर्म है सेक्शन मॉडुलस. जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया था, जो सेक्शन मॉडुलस होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट फार एज ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. जैसे मैंने आपको बताया वाई मैक्स. तो इसके अंदर जो जेड की वैल्यू, जेड से डिनोट करते हैं इसको, जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई. तो जो हमारा जो बेंडिंग इक्वेशन आई थी, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था एम ओवर आई इज इक्वल टू एफ ओवर वाई. तो जो एम आई और वाई वहां से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई f इंटू जेड. अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस. तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो जब हम किसी बीम के ऊपर द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय बीम सेक्शन अगेंस्ट द बेंडिंग ऑफ द बीम ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग. तो जो बीम पे जब लोड लगता है, एक्सटर्नल लोड लगता है, तो उसके अंदर उसको जो बीम है हमारा उसको रेसिस्ट करता है. तो जो रेसिस्टेंस जो ऑफर की है बीम ने, उस रेसिस्टेंस को ही हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं. तो जैसे लिखा है एम आर इक्वल टू सिग्मा बी सी इंटू जेड. तो सिग्मा बी सी का मतलब है कि उसके अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुई है, सिग्मा बी सी डिनोट कर दिया. ये सिग्मा बी टी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जो उसके अंदर पैदा हुई, उसको हमने सिग्मा बी टी से डिनोट कर दिया. और अगर उसको हम सेक्शन मॉडुलस से गुणा कर दें तो दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस. अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये है इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन. तो जो बीम हम कहीं पर भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एक तो क्लियर स्पैन होता है बीम का. तो क्लियर स्पैन का मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन वॉल टू वॉल. लेकिन अगर हम उसका इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करना चाहें, तो जो बीम आपने लगाया है उस बीम को हमने थोड़ा सा दोनों तरफ दीवारों पे या कॉलम पे चढ़ाव दिया हुआ, तो उस बीम का जो इफेक्टिव स्पैन होगा, इट विल बी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन. तो मतलब जो आपने जितना उस बीम के ऊपर, उस दीवार के ऊपर जितना चढ़ाव दिया है, उसकी बीयरिंग जो दी है, उस बीयरिंग के सेंटर से लेकर दूसरी तरफ जो दीवार है हमारी, जो उस पे जो उसका चढ़ाव है, उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं. तो इसका मतलब है कि जो एक दीवार पे जो चढ़ाव दिया है, जैसे मान लिया अगर हमारा उस बीम के उस दीवार मान लिया 300 mm की है, लेकिन हमने उसके ऊपर 200 mm का उसके ऊपर चढ़ाव दिया है, तो इसका मतलब है कि 200 mm का आधा सेंटर हाफ ले लेंगे. उसी तरह से दूसरी तरफ भी आपने अगर 200 mm का चढ़ाव दिया तो उसके सेंटर, तो उसके तो 200 के 100 इधर 100 इधर और जोड़ देंगे इन क्लियर स्पैन, तो दैट विल गिव द इफेक्टिव स्पैन. अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज ए शियर स्ट्रेस. तो जब हम किसी भी बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर शियर फोर्स भी पैदा होती है. तो जो शियर फोर्स पैदा होती है, इट इज मोर नियर टू द सपोर्ट्स, और इफ वी आर अप्लाइंग एनी कंसंट्रेटेड लोड, तो वहां पर उसकी शियर फोर्स ज्यादा होती है उस पॉइंट पे. तो किसी भी बीम के अंदर अगर हम ये निकालना चाहें कि भाई इसके अंदर कितनी शियर स्ट्रेस पैदा हुई है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू वी बाई आई बी इंटू ए वाई. तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर ये फॉर्मूला पहले भी आता है. जैसे ये, और यही फॉर्मूला हमारे पास हमने आरसीसी में ही पढ़ा था कि अगर हमें किसी बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है, तो हमें उसकी अगर ये
ये निकालने में उसमें कितनी shear stress पैदा हुई है, तो उसके अंदर shear force divided by B into D. B is the width of the beam and D is the effective depth. लेकिन अगर हम रोड सेक्शन की बात करें जो हमारे पास अब, क्योंकि हम रोड सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर हम अगर हमें shear stress कैलकुलेट करना पड़े तो वो एवरेज शेयर, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज shear stress. तो एवरेज shear stress निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर रोड स्टील सेक्शन, टाउ वी से इसको हम डिनोट करते हैं, shear force डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ द बीम इनटू में वेब थिकनेस, क्योंकि इसके अंदर जो बीच में वेब होती है ऊपर नीचे फ्लेंज होते हैं, तो इसके अंदर जो हमने इसके अंदर h उसकी हाइट और t वेब थिकनेस से उसको गुणा किया है, तो उससे हमें एवरेज shear stress पता लग जाती है. तो अगर हमें एवरेज shear stress कैलकुलेट करनी हो, अगर हमें स्टील का सेक्शन हमें ये पता है कौन सी स्टील हमने इस्तेमाल की है, तो उसके अंदर मान लिया FY हम इस्तेमाल FY 250 लेते हैं आमतौर पर, तो उसके अंदर हमें एवरेज स्टील ये देखनी है कि कितनी एवरेज स्ट्रेस उसमें होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, टाउ VA इज इक्वल टू 0.4 FY. तो जो स्टील की हमारे पास FY वैल्यू होती है आमतौर पर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं, तो इस तरीके से हम टाउ VA निकाल सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 250, इट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और इसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं इसके अंदर मैक्सिमम shear stress कितना पैदा हो सकता है, कितना परमिसिबल है मैक्सिमम shear stress. तो उसके अंदर जो हमने ये एवरेज shear stress निकाली है उसका 1.5 टाइम्स हम ले लेते हैं, तो जो एवरेज shear stress का जो 1.5 टाइम्स हो इट मींस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर एवरेज हमारा 100 है तो 150 इसके अंदर मैक्सिमम shear stress पैदा हो सकता है. और इसी तरह से जो मैक्सिमम shear stress है वो अगर हम FY के रूप में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इट इज टेकन एज 0.45 FY 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.45. तो अब हमारा दोस्तों इसके अंदर जो अभी तक जो हम थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, तो अब हमारा जो ये इसके अंदर जो बीम है वो हमने बीम जो हम यूज करते हैं दैट इज ए लेटरली सपोर्टेड बीम. तो लेटरली सपोर्टेड बीम का मतलब क्या है कि जो बीम जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो फ्लेंज होता है ऊपर वाला पोर्शन, तो जब उस पर लोड लगता है फ्लेंज के ऊपर तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता है उसके फ्लेंज के अंदर. तो उसको डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जैसे आपको दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर, उसको हम ऊपर जो स्लैब है उस स्लैब के अंदर ही कास्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो इसका टॉप फ्लेंज है उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आता. तो इस वजह से इस तरह के बीम्स को हम लेटरली सपोर्टेड बीम बोलते हैं. तो जैसे इसमें लिखा है बाय डूइंग सो द टेंडेंसी ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ टू बकल इवन अंडर द एक्सियल कंप्रेसिव लोड कैन बी प्रिवेंटेड. तो इसके अंदर जो हमने जितना बाहर आई है पूरा का पूरा जो बीम का जो टॉपिक है इसके अंदर सभी के सभी जो हमने डिजाइन की है, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की है, दे आर ऑल लेटरली सपोर्टेड बीम्स. तो इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ अलाउएबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड नो रिडक्शन इज मेड. और इसके अंदर जैसे आपको दिखाया गया जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है उसको हमने फार्मूले को इसके अंदर लिया है 0.66 FY. तो जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस होगी कंप्रेशन के अंदर या टेंशन के अंदर उसकी वैल्यू को हम 0.66 FY हम ले सकते हैं. तो FY आपको पता ही है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हम 0.66 से गुणा करेंगे तो दैट विल बी अवर परमिसिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस. जैसे आपको दिखाया ये भी लेटरली सपोर्टेड बीम है. तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सभी जितना भी आपने पढ़ा है दैट इज ऑल थ्योरेटिकल. तो हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स, अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे वो सभी जो अभी हम 2 टॉपिक अभी पढ़ेंगे आपको जो मैं बता रहा हूं, तो उनके बेस पर ही हमारे न्यूमेरिकल्स हैं. उसके अंदर न्यूमेरिक जो ये अभी पढ़ रहे हैं इसके अंदर पीछे जो आपने सभी टर्म्स इस्तेमाल किए हैं उन सभी का ही इसमें हम इस्तेमाल होगा. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं. सिर्फ आपको जो बातें बताई गई हैं, आपको सेक्शन मॉडुलस का पता होना चाहिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होना चाहिए, आपको वाई मैक्स का पता होना चाहिए, आपको बेंडिंग स्ट्रेस का पता होना चाहिए, सिग्मा बीसी क्या होती है, सिग्मा बीटी क्या होती है. तो सभी चीजें जो हम इसके अंदर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे. तो हमारे पास न्यूमेरिकल ये आ जाते हैं कि जो बीम आपने यूज कर रहे हैं इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, कितना इसमें लोड लग सकता है, कितना मैक्सिमम लोड लग सकता है,
जो लोड हमारा लग सकता है बीम के ऊपर वो कितना यूडीएल होगा, या अगर पॉइंट लोड लगाएं तो कितना पॉइंट लोड उस पर लग सकता है, या इसके अंदर कोई बीम पे लोड लगा हुआ है तो इसके अंदर कितनी बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होगी, या इसके अंदर कितनी शियर स्ट्रेस पैदा होगी। तो ये सभी चीजें इसके अंदर हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा स्टेप इसके अंदर ये है कि जो सबसे फर्स्ट जो आपको स्टेप लिखा है कि जो आपको जो स्टील टेबल है उससे हम जो भी आपको बीम सेक्शन दिया होगा ISHB ISMB @ ऑफ सो एंड सो, तो उसको देखते हुए उसका हम सेक्शन एरिया कैलकुलेट करेंगे। और सेक्शन एरिया के साथ साथ उसके अंदर अगर हमारा बिल्टअप सेक्शन है तो बिल्टअप सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका एरिया से डिवाइड करते हुए उसके अंदर फिर क्या नाम है उस सेक्शन का हम सेक्शन मॉडुलस भी, अगर आपको सिंपल अगर रोल सेक्शन है तो उसका स्टील टेबल से हम सेक्शन मॉडुलस भी देख सकते हैं। जैसे लिखा है द सेक्शन इज रोल्ड स्टील सेक्शन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ZXX फ्रॉम द स्टील टेबल एंड इफ द सेक्शन इज बिल्ट अप तो फिर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके अंदर फिर उसका सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे Z = IXX अपॉन Ymax। फिर उसके बाद हम सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है सिग्मा BC इंटू जेड एंड सिग्मा BT इंटू जेड। तो BC और BT जो अगर उसके अंदर बराबर होती है, या कई बार अगर मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी वजह से ये वैल्यूज भी बदल जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये निकालना भी जो बीम है उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए उसके अंदर जो बीम के ऊपर लोड लगा हुआ है यूडीएल लगा है तो उसके हिसाब से अलग बेंडिंग मोमेंट होगा, और अगर जो पॉइंट लोड लगा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट अलग होगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि फाइंड द यूडीएल और द टोटल लोड ऑन द बीम। तो जो पीछे पॉइंट आपको बताया था उसके अंदर हमने जैसे थर्ड पॉइंट के अंदर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो अब उसके अंदर जो हमारा अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया है उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो उससे हम उस बीम पे कितना यूडीएल लग सकता है या कितना पॉइंट लोड लग सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शायद ये बात आपको अभी पूरी तरह से क्लियर ना हुई हो, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चीज है। आपको स्टेप्स वैसे बताए गए लेकिन ये आमतौर पर ये सिर्फ ये कोई इस तरह से कोई न्यूमेरिकल या एग्जाम में नहीं आते हैं कि स्टेप्स बताइए लोड कैरिंग कैपेसिटी के, सिर्फ आपको वैसे बताया गया है। तो अगर हमें बीम की सेक्शन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो स्ट्रेंथ आपके पास कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस को एरिया से गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये अभी हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी बीम का डिजाइन करना है तो उसको बीम को डिजाइन कैसे करते हैं। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत आसान से स्टेप्स हैं, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जैसे हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि जो बीम के ऊपर लोड कितना लगा हुआ है। तो लोड इसके अंदर हमें सिर्फ क्योंकि बीम के अंदर हमें ये दिया होगा कि सुपर इम्पोज लोड इतना है, लेकिन क्योंकि बीम के अंदर उसका सेल्फ वेट भी होता है बीम का अपना कि वो सेल्फ वेट कितना है, तो हमें कैलकुलेट करना होता है सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट और डेड लोड जो हम निकाल सकते हैं तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। डेड लोड को हम एज्यूम करते हैं कि जितना उसके ऊपर टोटल लोड लगा है, सुपर इम्पोज लोड लगा है पर मीटर, और उसको हम गुणा कर देते हैं स्पैन से, जो बीम का स्पैन है मीटर में दिया हुआ उसको उससे गुणा कर देंगे और उसको 300 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल गिव यू द एज्यूम्ड डेड लोड। मतलब जो बीम का अपना डेड लोड कितना होगा। सुपर इम्पोज लोड तो हमें पता है, लेकिन अब हमें उसके अंदर क्योंकि डेड लोड भी जोड़ना है तो वो हमने पहले एज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमें ये निकालना है कि बीम का इफेक्टिव स्पैन कितना है, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं बेंडिंग मूवमेंट वगैरह के लिए या तो उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, तो वो सभी निकालने के लिए हमें हर जगह पर इफेक्टिव स्पैन चाहिए। इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बीम का क्लियर स्पैन है उसके अंदर दोनों तरफ से जो बेरिंग्स जो आपने बीम की दी हुई है
दोनों तरफ वॉल पे या कॉलम पे उनका आधा, सिर्फ बीरिंग का आधा, जितना बीरिंग है उसका आधा दोनों तरफ जोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये निकालना है कि जो बीम है हमारा उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ। तो जैसे आपको पता है कि अगर यूडीएल लगा हुआ हो तो यूडीएल के केस में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, और अगर पॉइंट लोड लगा हुआ हो तो उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक तरफ स्मॉल w लिखा है और एक तरफ कैपिटल W लिखा है। तो जो कैपिटल W है इट इज फॉर पॉइंट लोड और स्मॉल w जो है इट इज फॉर यूडीएल। इसी तरीके से हम शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितनी पैदा होगी। तो अगर यूडीएल लगा हुआ है शेयर फोर्स तो मैक्सिमम जो लोड है हमारे पास वो उसके अंदर इसका फॉर्मूला है WL/4 और WL/2, ये मैं चेक करके आपको बताऊंगा बाद में। मतलब अब जो शेयर फोर्स जो है वो हम मैक्सिमम शेयर फोर्स जितनी भी है, ये तो जो रिएक्शन बताए गए हैं WL/2, जो इसके अंदर मैक्सिमम रिएक्शन पैदा होगी दैट इज WL/2। और जो इधर पॉइंट लोड में भी लिखा है W/2, तो उसको चेक करेंगे फिर आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमें अब सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो अभी पिछले स्टेप्स में जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, तो अब इस बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से इक्वेट कर देंगे। तो M इज इक्वल टू Z इंटू में बेंडिंग स्ट्रेस। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस हमने एज्यूम कर ली कि 165 Nm/mm²। जैसे आपको पता है कि F 250/250 है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो थी वो हमने लिखी थी शायद 0.66 F/। तो 250 गुणा में 0.66 आई थिंक इट्स अप्रोक्सीमेटली 165। तो M इज इक्वल टू Z इंटू में बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारे पास यहाँ से Z आ जाए, Z की वैल्यू आ जाएगी कि जो हमारे पास जो बीम हमें चाहिए उसकी Z की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, सेक्शन मॉडुलस इतना होना चाहिए। तो अब वो जो सेक्शन मॉडुलस है हमारा ये हमारे पास आ गया। तो उस सेक्शन मॉडुलस को देखते हुए हम एक स्टील टेबल से एक ऐसा बीम सेलेक्ट करेंगे कि जिसकी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू इसके बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो सेक्शन आपने जो आपने सेलेक्ट करना है उसकी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो इसके अंदर पीछे दिखाया गया है, जो वैल्यू आती है जेड की वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेलेक्ट ए सुटेबल सेक्शन। तो जो सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया उस क्या नाम है जेड को देखते हुए अब हम वो जो जेड से जो हमने सेक्शन चूज किया है अब हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा सेक्शन है वो प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं है। मतलब जो उसके अंदर जो शियर स्ट्रेस पैदा होगी क्या वो हमारा बीम उतनी शियर स्ट्रेस ले पाएगा नहीं ले पाएगा। अगर वो जितनी जो शियर स्ट्रेस अगर परमिसिबल जो वैल्यू है अगर उतना शियर, तो मतलब ये उसके चेक्स हैं। जो बीम आपने सेलेक्ट किया है वेदर दैट बीम इज करेक्ट और नॉट, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये एक तरीका है कि हम उसके अंदर शियर में चेक करते हैं उस बीम को। तो उसकी एवरेज शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आपने पहले बताया था मैंने आपको कि शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला V/H × TW। तो जो सेक्शन आपने चूज किया उसके अंदर हमें उसका लोड पता है कि बीम के ऊपर कितना लोड लगा हुआ है, तो उस लोड से हम उसके अंदर शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो सेक्शन आपने चूज किया उस सेक्शन की हमें डेप्थ पता है, H पता है और उसकी थिकनेस ऑफ द वेब पता है। तो इन दोनों से हम उसके अंदर एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो जो एवरेज शियर स्ट्रेस है जो बीम के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। जैसे आपको लिखा है कि जो इट शुड बी लेस देन 100 Nm/m²। अगर वो 100 Nm/m² से अगर कम है तो इट मीन हमारा जो सेक्शन है वो सेफ है। अगर वो वैल्यू ज्यादा आ जाती है ये एवरेज शियर स्ट्रेस इट मीन इट इज अनसेफ, तो फिर हमें नया सेक्शन चूज करना पड़ेगा। इसी तरह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करते हैं। इट इज इक्वल टू 0.45 F/। तो 0.45 गुणा में 250 करेंगे तो वो ये वैल्यू भी उसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ही हमारा पहला चेक था बीम को चेक करने के लिए। अब हमारा दूसरा चेक है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो जो बीम है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी
परमिसिबल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपने लिखा है कि जो बीम है हमारा उसका डिफ्लेक्शन जो है इट शुड नॉट मोर देन L बाई 325। तो अगर हमारे पास जो बीम है अगर उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है L बाई 325 से अगर ज्यादा है तो इट मीन्स जो बीम है हमारा सेफ नहीं है, और अगर उससे कम है तो वो इसका मतलब है कि बीम हमारा सेफ है। तो जो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपने पहले स्ट्रेस के अंदर हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में एक चैप्टर आता था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो उसके अंदर जो सिंपली सपोर्टेड बीम था तो उसके लिए उसके अंदर फॉर्मूले बताए गए थे कि अगर पॉइंट लोड लगा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना आ सकता है, अगर यूडीएल लगा है तो उसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना आ सकता है। तो वो 2-3 फार्मूले हैं, वो फार्मूले मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया, लेकिन वो फार्मूले आपको पता है, उन फार्मूले से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं और ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो इट मीन सेफ है। तो ये हमारा इसके अंदर स्टेप्स थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनके अंदर जो पीछे जो आपने ये दो हमने पढ़े हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द बीम और दूसरा डिजाइन ऑफ द बीम, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन सभी फार्मूलाज को हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जैसे आपको इसके अंदर दिखाया है, ये न्यूमेरिकल दिया है आपको, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। तो इसमें ये निकालना भी जो बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग और शियर स्ट्रेस कितनी पैदा होगी, जबकि हमारे पास जो सेक्शन है वो ISMB 500 है और इसका जो इफेक्टिव स्पैन है 8 मीटर है और इसके ऊपर एक 35 किलो न्यूटन का यूडीएल लगाया गया है। तो मतलब इसके अंदर यूडीएल लगा है, ये बीम का आपको सेक्शन दिया है, तो इस सेक्शन से इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं कि जो बीम है हमारे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालेंगे। तो जैसे देखिए आपको दिया है इसके अंदर ये बीम है, स्पैन 8 मीटर है, ये पॉइंटर आपको दिख रहा है जहां पर मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर लोड लगा हुआ है 35 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने इसको न्यूटन को किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, 35 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो फिर हमने स्टील टेबल से इसके अंदर ये देखा कि जो ISMB है इसकी ZXX की वैल्यू कितनी है, ZXX की वैल्यू निकाल दी। ये बीम 500 था, डेप्थ इसकी हाइट जो 500 mm होगी और इसकी थिकनेस ऑफ द वेब इज 18.2 mm। और इसके अंदर हमने क्या किया, ये आपको ये लोड दिया हुआ था, इसका सेल्फ लोड 852.5 न्यूटन पर मीटर इसका सेल्फ लोड होता है, तो वो इसके अंदर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल यूडीएल आ गया 35,000 प्लस में 852.5, 35,852.5 न्यूटन पर मीटर का इस पे यूडीएल लगा हुआ है। तो आपको पता है जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू WL²/8। तो ये हमने WL²/8 कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास ये बेंडिंग मूवमेंट आ गया इतने किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि आपको पता है कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है मूवमेंट अपना फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। यहाँ पर हमने इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, किलो न्यूटन मीटर। तो अब आपने यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमने अब बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है के अंदर किसके अंदर कितनी बेंडिंग स्ट्रेस होगी, तो हमने क्या किया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर दिया। तो ये हमारे पास जो आपको पता था एम का जो फार्मूला होता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू में ZXX, तो ZXX हमें यहाँ से पता लग गया, ये हमने पहले निकाला था ZXX सील टेबल से ले लिया था, ये हमारे पास ZXX आ गया। तो ये था ZXX हमारे पास, ZXX की वैल्यू दे रखी है आपको 1808.7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने इसको mm क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, गुणा में 10⁻³ से गुणा कर दिया। तो ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये हमारे पास परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू में Z। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस हमें निकालनी है, तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया Z से m/Z, तो हमारे पास ये स्ट्रेस आ गई। तो इट इज इक्वल टू 158.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे पास परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आ गई। अब हमें निकालना है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स आपको पता है कि जो रिएक्शन होंगे इसके अंदर में उतने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो ठीक है WL/2, इसके अंदर जितना भी शियर फोर्स होगा बीम के ऊपर जो ये यूडी लगा WL स्पैन है W इंटू L/2,
तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है, shear force इज इक्वल टू WL/2। WL/2 ये हमारे पास मैक्सिमम shear force आ गई एट द सपोर्ट। जितना रिएक्शन होगा उतना ही उसके अंदर मैक्सिमम shear force होगी WL/2। तो हमने एवरेज shear स्ट्रेस निकाल दी। एवरेज shear निकालने के लिए क्या फार्मूला हमें पता है, V/H इंटू TW। ये shear force H आपको पता था 500 इस सेक्शन का, TW हमने पहले स्टील टेबल से देख लिया था, दैट इज इक्वल टू 18.2। 10 इज इक्वल टू 10 जो भी लिखा है, तो हमने ये एवरेज shear स्ट्रेस आ गई। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है और shear स्ट्रेस निकालनी। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि एक बीम है ISMB 600, ये इसका स्पेसिफिकेशन दी है, हमें वही निकालनी है। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी, एवरेज shear स्ट्रेस कितनी होगी, shear स्ट्रेस कितनी होगी, मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितनी होगी, जबकि इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन का, एक्सक्लूसिव ऑफ द सेल्फ वेट और सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 8 मीटर। तो वही सभी चीजें इसके अंदर फिर दे रखी हैं आपको। तो इसके अंदर फिर उसी तरह से हमें करना है, बस जैसे आपको दिया है। सेक्शन का जेड एक्स आपने स्टील टेबल से देख लिया, एच आपको पता है, थिकनेस ऑफ द वेब आपको पता है, टोटल वेट आपने निकाल दिया। सेल्फ वेट के अंदर सेल्फ वेट आपको पता था 1202 और उसके अंदर यूडीएल में जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल यूडीएल आ गया। तो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज सेम WL²/8, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया हमारे पास। अब हमने इस बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट कर दिया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से, तो परमिसिबल स्ट्रेस इनटू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस आप पहले देख चुके हैं और ये हमारे पास परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आ गई, m डिवाइडेड बाई जेड, तो हमारे पास ये परमिसिबल स्ट्रेस आ गई। अब हमने shear स्ट्रेस निकालनी है, तो shear स्ट्रेस इक्वल टू WL/2। तो W आपको पता था, टोटल यूडीएल कितना है WL आपको पता है, स्पैन डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास shear फोर्स आ गई। अब हमने shear फोर्स से एवरेज shear स्ट्रेस निकाल दी, V डिवाइडेड बाई H इंटू TW। H आपको पता था, TW आपको पता था, हमारे पास एवरेज shear स्ट्रेस आ गई। तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस आपको पता है, इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में एवरेज shear स्ट्रेस, तो हमारे पास मैक्सिमम shear स्ट्रेस आ गई। तो इस तरह से ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए, दोनों सेम है, बिल्कुल एक ही जैसे न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अंदर इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि एवरेज shear स्ट्रेस कितनी होगी, या मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितनी होगी, या बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, या क्या नाम है जी, स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो स्ट्रेस को एरिया से गुना कर देंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये डिजाइन का है। एक बीम को डिजाइन करना है तो बहुत सिंपल है ये भी। इसके अंदर सिर्फ आपको दिया है कि जो बीम आपको ये डिजाइन है सुटेबल सेक्शन फॉर ए बीम सेक्शन यूजिंग IS 800 कोड। बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट सेंड एंड कैरीज यूडीएल। यूडीएल आपको दे रखा है, इफेक्टिव स्पैन दे रखा है, लेटरली रिस्ट्रेंट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सभी बीम जो हम डिजाइन कर रहे हैं दे आर ऑल लेटरली रिस्ट्रेंट, और इसके अंदर हमें ई की वैल्यू लेनी है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम वैसे ही स्टेप वाइज चलेंगे, जैसे कि आपको डिजाइन में बताया गया था, स्टेप्स कैलकुलेट करना है। तो यूडीएल आपको दे रखा है, स्पैन आपको दे रखा है, तो आपको सुपर इम्पोज लोड पता लग गया। हमारा सबसे पहला स्टेप यही था कि वी हैव टू कैलकुलेट द एज्यूम द सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट एज्यूम करना हमने, सुपर इम्पोज लोड गुणा में स्पैन, स्पैन इन मीटर लेना है, ये न्यूटन में लेना है, डिवाइडेड बाय 300। आपने डिवाइड कर दिया, हमारे पास सेल्फ वेट आ गया 840 न्यूटन पर मीटर। टोटल यूडीएल निकाल दिया, सेल्फ वेट आपको ले, ये जो आपने निकाला ये, और प्लस में सुपर इम्पोज लोड, हमारे पास टोटल लोड आ गया 42,42,840 न्यूटन पर mm। अब हमने ये लोड जो था इसको पर mm में ले लिया, तो इसको 10 की पावर 3 से गुणा कर दिया। मतलब ये पहले पर मीटर था, लोड पर मीटर था, तो हमने इसको क्या किया, पर mm में ले लिया। इफेक्टिव स्पैन आपको दे रखा 6 मीटर, इसके अंदर स्पैन हमें सीधा डायरेक्ट इफेक्टिव ही दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर हम उसके अंदर बियरिंग मानकर दोनों तरफ जितना मर्जी भी, अगर बियरिंग दे रखी है तो उतनी ले लेंगे, अदरवाइज जो आपको एज्यूम करनी है 200 mm 300 mm उसको एज्यूम करके हम इसकी इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल दिया,
ये लोड आपको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, या आपको इसके अंदर न्यूटन पर मीटर लेना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 42,840 इंटू में, ये मीटर में रखा है पर मीटर, तो इसलिए स्पैन भी मीटर में लिया है, क्योंकि हमारे पास सीधी वैल्यू इसकी आ जाएगी न्यूटन मीटर में, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास न्यूटन मीटर में, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर 1000 से गुणा करके न्यूटन एम में, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ गया इन न्यूटन एम। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस, कितना सेक्शन मॉडुलस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट को 165 से डिवाइड कर दिया, हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है एफ बाई 250 के लिए, क्योंकि एफ बाई 250 दिया है, तो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आ गया कि बीम का इतना सेक्शन मॉडुलस होना चाहिए। उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया, क्योंकि जो स्टील टेबल है हमारे पास उसके अंदर वैल्यूज सेंटीमीटर क्यूब में दी गई। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने स्टील टेबल से उसी के अप्रोक्सीमेटली एक सेक्शन मॉडुलस एक बीम चूज किया है, ये बीम हमने चूज किया है और इसका वेट इतना है और इसका सेक्शन मॉडुलस इतना है 1223.8 cm क्यूब, जबकि आपको चाहिए था, हमें चाहिए था 1168, लेकिन हमने जो चूज किया है उसका जो साइज है इट इज अप्रोक्सीमेटली इट्स सेक्शन मॉडुलस इज 1223.8 cm क्यूब। इसकी हाइट और 450, थिकनेस ऑफ द वेब इज 8.6। तो इसका हमने क्या किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हमें पता लग गया, तो अब सेक्शन चूज हो गया, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि जो सेक्शन आपने चूज किया है ये सेक्शन सेफ भी है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए कि जो हमारा सेक्शन जो आपने चूज किया है वो सेफ है या नहीं है, तो उसको दो चेक इस पे अप्लाई करते हैं। एक चेक हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर शियर के अंदर, कि इसके अंदर जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे ज्यादा तो नहीं है, और एक चेक करते हैं इसके अंदर डिफ्लेक्शन, कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन परमिसिबल से ज्यादा है नहीं है। तो ये बहुत सिंपल से चेक है। आपने अब इसके अंदर शियर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इसके अंदर जो शियर फोर्स कितनी होगी, जो आपने ये टोटल हमारे पास यूडीएल आ गया था, सुपरइम्पोज लोड प्लस सेल्फ लोड, तो वो हमने ले लिया वी मतलब, तो हमने पहले एवरेज शियर से क्या नाम है जी, पहले तो शियर फोर्स निकाला WL/2, तो WL/2 करके शियर फोर्स आ गई हमारे पास, हमने एवरेज निकाल दिया V डिवाइडेड बाई H इंटू में TW, V डिवाइडेड बाई H इंटू में TW हमारे पास आया 33.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जबकि हमारे पास जो परमिसिबल वैल्यू है आपने देखा है कि जो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इससे बहुत कम है। अब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है हमारी 1.5 इंटू में 33 कर देंगे। आपको पता है जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है 1.5 टाइम्स हो सकती है इसकी, 33.21 49.82 आ गया, और ये 49.82 जो है 0.45 FY, 0.45 इसका बनता है 112.5, तो इससे बहुत कम है। तो इट मीन्स कि जो हमारा सेक्शन है इट इज वेरी सेफ इन शियर स्ट्रेस। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर चेक है, चेक इज फॉर डिफ्लेक्शन, तो हम इसके अंदर ये निकाल सकते हैं जो बीम है हमारा उसके अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर यूडीएल लगा हुआ हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो 5/384 इंटू WL की 4/EI, याद होगा शायद आपको। उसी तरह से जैसे अगर हमारे पास ये यूडीएल लगा है उस केस में था, और उसके अंदर अगर मान लिया अगर पॉइंट लोड लगा है तो आप नोट कर सकते हैं उसका भी डिफ्लेक्शन का फार्मूला है WL क्यूब, इट इज इसमें लिखा है WL की 4 फॉर यूडीएल, और अगर हम पॉइंट लोड की बात करते हैं तो इट्स वैल्यू इज WL क्यूब बाई 48 EI। मुझे याद आ गया कि जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विद पॉइंट लोड, पॉइंट लोड के केस में होता है WL क्यूब बाई 48 EI। तो इसके अंदर ही हमने जैसे वहां पर लिया था, ये सभी चीजें आपको पता है 5/384, ये W, अब इसके अंदर ये W आ गया, W पर इसके अंदर हमने ये अब इसके अंदर ये लिया है लोड, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया
ये स्पैन से गुणा कर दिया, ये स्पैन भी हम हमने एमएम में ले लिया है, क्योंकि सारी चीज अब सभी चीजों को हम इसके अंदर एमएम में ले लेंगे, क्योंकि ये लोड है हमारा, ये न्यूटन में है, और ये हमारे पास ई की वैल्यू है 2 गुणा में 10 की पावर 3 गुणा में ये हमारे पास आई की वैल्यू है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम स्टील टेबल से देख सकते हैं। तो जो वैल्यू आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है 13.13 13.13 mm। तो जो हमारे पास परमिसिबल डिफ्लेक्शन है स्पैन बाई 325, तो स्पैन हमारे पास था 6000 mm, 325 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई 18.46। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है 18.46। बीम के अंदर जो डिफ्लेक्शन पैदा होगी लोड की वजह से वो 13.13 13.13। तो इट मीन जो हमारा जो सेक्शन है इट इज सेफ। तो इट मीन जो सेक्शन है हमारा इट इज सेफ इन डिफ्लेक्शन एज वेल एज शीयर। तो जैसे इसके अंदर दिखाया गया आपको, ये न्यूटन पर मीटर जो लोड था इसको हमने पर एमएम में कन्वर्ट कर लिया है। डब्ल्यू इन न्यूटन पर मीटर चेंज इट टू न्यूटन पर एमएम फॉर द यूनिट टू बी सेम। 1 mm स्पैन पे कितना लोड लगेगा, तो हमने क्या किया, उसको 1000 से भाग दे दिया और यहां पर जो स्पैन था इसको mm में ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कहीं पर भी अगर एक भी यूनिट अगर इसमें अगर गलत हो जाएंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी। आप इसको या तो बहुत कम आ जाएगी या बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आपने डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है। 5/384 न्यूटन पर एमएम लेना है। न्यूटन पर एमएम 42840 न्यूटन पर मीटर था तो उसको हमने 1000 से भाग देके पर एमएम हो गया। इसी तरीके से स्पैन को भी आपने एमएम में ले लिया, तो सभी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर आज न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, डिजाइन भी किया है। तो ये हमारा बीम का चैप्टर है, स्टील बीम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से बहुत सारे इसके अंदर से टॉपिक्स आते हैं हर एग्जाम के अंदर। मैं एक बार फिर ये आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लासिक ये जो वीडियो बनाई गई है बेसिकली इट इज फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स। जो स्टूडेंट्स 3 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो उनके लिए ये हमने वीडियो बनाई है। इसलिए हमारा एक प्रयास है ताकि बच्चे घर बैठे इसको पढ़ सकें, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। बाकी आगे भी हम इसके अंदर से वो बहुत सारे टॉपिक्स अभी हैं हमारे पास जिनकी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।